नमस्कार, पॉपुलर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आज पॉपुलर न्यूज में जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको उन तमाम खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीनगर में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ है उसके बारे में, क्योंकि आपको बता दें जो तस्वीरें सामने आई हैं वाकई में परेशान कर देने वाली हैं। चारों तरफ बस में खून बिखरा हुआ मिला है, तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। जानकारी ये भी मिली है कि जो बस थी वो बुलेट प्रूफ नहीं थी, साथ ही साथ हमारे जवानों के पास कोई हथियार भी उस बस में मौजूद नहीं था। जो तस्वीरें हैं वो गवाह है कि किस तरीके से चारों तरफ खून है, किस तरीके से चारों तरफ कांच बिखरा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि 3 जवानों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी। उसके बाद जब हॉस्पिटलाइज कराया गया था 11 बहुत बुरी हालत में घायल जवानों को, उनमें से भी 1 जवान की मौत की खबर है, यानी कुल 4 जवान हमारे उस हमले में शहीद हो गए हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जो आतंकवादी उस पूरी घटना में शामिल थे उन्हें मार गिराया गया है, क्योंकि उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो कुछ जगह थोड़ी देर सर्च ऑपरेशन के बाद जानकारी ये मिली कि घबराते हुए उन आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी और उसी फायरिंग के दौरान समझ में आया कि शायद यही आतंकवादी हैं और उन्हें मार गिराया गया। जानकारी जो मिली है वो ये कि बाइक पर बैठकर ये आतंकी आए थे, उसके बाद इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन कई सवाल फिर से पूछे जा रहे हैं कि जो जवान हैं जिस बस के जरिए वो जा रहे थे उनके पास बुलेट प्रूफ ये बस क्यों नहीं थी, और अगर ये बस बुलेट प्रूफ होती तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ी अनहोनी उस वक्त टाली जा सकती थी। इसके बारे में हम आपको तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं, जरा देखिए। वाकई में परेशान कर देने वाली घटना है। 3 जवान मौके पर शहीद हो गए थे, 1 जवान इलाज के दौरान शहीद हुआ है। टोटल 11 जवान घायल हुए हैं। बस के शीशे पूरी तरह से चकनाचूर पाए गए हैं। 9वीं बटालियन की ये बस थी। बुलेट प्रूफ नहीं होने को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस बल की 9वीं बटालियन की जिस पर यह हमला बोला गया था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सशस्त्र बल पुलिस के जवानों की बस पर 3 तरफ से हमला शुरू हुआ। बाद में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। घेर कर जब सर्च ऑपरेशन हुआ तो आतंकवादियों का शिकार बनी बस के टायर भी जानकारी मिली है कि गोली लगने से पंचर हो चुके थे। बाइक सवार आतंकवादियों ने फायरिंग से बचने के लिए आपको बता दें कि फायरिंग शुरू कर दी थी और उस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने सील कर दिया। उसके बाद जब फायरिंग शुरू हुई तो समझ में आया कि यही आतंकवादी हैं। चारों तरफ से जवानों ने उन्हें घेर लिया और इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में श्रीनगर के रंगरेथ इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। आपको ये भी बता दें कि इसी इलाके में आतंकवादियों को देखा गया था। सर्च ऑपरेशन चला और खुद को घिरता हुआ देखकर फायरिंग शुरू की गई थी इन आतंकवादियों की तरफ से। तो वाकई में बहुत परेशान कर देने वाली ये घटना रही है। टायर देखिए जरा किस तरीके से फायरिंग के बाद पूरे टायर पंचर पाए गए हैं और इसी वजह से बस को यहां से भगा ले जा पाना बहुत मुश्किल था। तो इस सर्च ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। कई जगहों को पूरी तरह से सील किया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए हैं, ये भी जानकारी दी गई है। क्योंकि कहा यह गया कि रंगरेथ इलाके में आतंकवादियों को देखा गया था और जब इस जगह को घेर कर सुरक्षा बल यहां पर पहुंचे तो फायरिंग शुरू कर दी गई थी आतंकवादियों की तरफ से। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्लान वे में बस को घेर कर 3 तरफ से फायरिंग शुरू हुई थी और इस पूरी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया था। अगली खबर का हम रुख करेंगे। काशी पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी और आपको बता दें कि उन्होंने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। कल से ही लगातार आप तस्वीरें देख रहे होंगे। इसी के साथ साथ कुछ और खास तस्वीरें भी सामने आई हैं। जानकारी ये मिली खुद पीएम की तरफ से दी गई कि वो रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचे हैं, क्योंकि पूरी तरह से रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ वहां पर मौजूद थे। तो देर रात बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे नरेंद्र मोदी। सीएम योगी के साथ काशी की सड़कों पर भी वो नजर आए। नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। उसके बाद मंदिर परिसर में वो पहुंचे। निर्माण कार्य का उन्होंने जायजा लिया। क्रूज की सवारी उन्होंने की। इसके बाद 80 घाट और संत रविदास घाट पर भी उन्होंने पहुंचकर संत रविदास को नमन किया।
इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने देर रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां की तस्वीरें भी शेयर की हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है, अगला पड़ाव बनारस स्टेशन। हम रेल नेटवर्क बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल रेलवे स्टेशन को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने काशी में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया है। उन्होंने ट्वीट किया था कि काशी में प्रमुख विकास निर्माणों का निरीक्षण हमारा प्रयास है, इस पवित्र शहर के लिए सबसे अच्छा संभव बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके। काशी की गंगा आरती हमेशा से अंतर्मन को ऊर्जा से भर देती है। आज काशी का बड़ा सपना पूरा होने के बाद दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुआ और मां गंगा को उनकी कृपा के लिए नमन किया। तो जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बनारस रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। देर रात कल की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के मुख्यमंत्री के साथ निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे थे। अब हम बात करने जा रहे हैं सब लोगों से जुड़ी हुई खबर के बारे में, क्योंकि महंगाई को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। महंगाई को लेकर लगातार परेशान कितनी है जनता, ये बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर भीतर महंगाई डबल हो गई है। खाने पीने की चीजें लगातार बढ़ रही हैं, लोग लगातार परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन चुके हैं, नौकरियां छिन चुकी हैं। ऐसे में बढ़ती हुई महंगाई उन्हें और ज्यादा परेशान कर रही है। आपको बता दें कि ये तमाम चीजें लगातार महंगी हो रही हैं। राहत मिलती हुई इस महंगाई से नजर नहीं आ रही है लोगों को। आम लोगों को 24 घंटे के भीतर महंगाई ने डबल झटका दिया है। खुदरा महंगाई दर के बाद अब थोक महंगाई दर बढ़ चुकी है। खाने पीने की चीजों के दाम 5 महीने में सबसे ज्यादा हो चुके हैं। पिछले महीने न सिर्फ सब्जियों के भाव चढ़े थे, तमाम कीमतें बढ़ गई थी, बल्कि अब आपको बता दें कि अंडे और तमाम तरह के जो मीट्स हैं उनकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा ईंधन और बिजली के बास्केट थोक महंगाई को बढ़ाने में योगदान निभा रहे हैं। इनकी अक्टूबर में 37.18% की तुलना में नवंबर में 39.81% की दरें बढ़ चुकी हैं। हालांकि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनमें थोड़ी सी तेजी में कमी आई है। अक्टूबर के मुकाबले आपको बता दें कि थोड़ी सी खुदरा महंगाई के आंकड़े जो जारी किए गए हैं उसमें थोड़ी सी कमी नजर आई है। सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से नवंबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.91% पर पहुंची और इसका मुख्य जो कारण बताया गया सब्जियों के बढ़े हुए दाम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस महीने की शुरुआत में एमपीसी की बैठक के बाद महंगाई को लेकर अनुमान जाहिर कर दिया था। आरबीआई के अनुमान से चौथी तिमाही में महंगाई और बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई दर 5.7% रहने का अनुमान है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि चौथी तिमाही में दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आपको बहुत जल्द महंगाई से राहत मिलने नहीं वाली। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कोरोना लगातार फैल रहा है, बावजूद इसके खास तौर से बॉलीवुड में पार्टीज रुकने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि करण जौहर की पार्टी में तमाम सेलेब्स ने हिस्सा लिया था, तमाम सेलिब्रिटीज आए थे और उन्होंने पार्टी एंजॉय की थी। अब इसमें कौन कौन शामिल था इस पर सबकी नजर टिकी हुई है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मलाइका और करिश्मा को कोरोना तो नहीं है। महाराष्ट्र के में कोरोना वायरस एक बार फिर से दस्तक दे चुका है। तेजी के साथ कोविड-19 पॉजिटिव के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर ने अपने घर में एक पार्टी थ्रो की थी, जिसमें सीमा खान, महीप कपूर, करीना कपूर खान, अमृता अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, करिश्मा कपूर, ये तमाम लोग शामिल हुए थे। खबर अब यह है कि आलिया भट्ट भी पार्टी का हिस्सा रही थी, लेकिन अभी तक उनके इसमें शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है। जो ताजा रिपोर्ट्स हैं वो ये कि सोहेल खान की वाइफ सीमा खान को कोरोना हुआ। वो करण जौहर की पार्टी में पहुंची थी। 8 दिसंबर को करण जौहर के घर पर पार्टी रखी गई थी और ये पार्टी थी फिल्म कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरे होने के जश्न के रूप में। सीमा खान को हल्के लक्षण थे। 11 तारीख को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। उसी दिन करीना और अमृता ने भी अपना चेकअप कराया। बीएमसी की टीम पार्टी में मौजूद सभी को ट्रैक करने की कोशिश में है। वहीं मलाइका अरोड़ा और करिश्मा कपूर कोविड-19 की रिपोर्ट्स आने के बारे में अभी तक नहीं बता पाए हैं।
करण जौहर ने अपना टेस्ट कराया था, जो रिपोर्ट आ चुकी है और उनका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है। आपको यह भी बता दें कि करीना और अमृता दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स मानी जाती हैं। कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी फैंस को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी थी, जिसमें करीना ने लिखा था, मैं कोरोना वायरस की शिकार हो गई हूं। जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला, मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मेरा निवेदन है, जो भी लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे कांटेक्ट में आए हों, वो अपना अपना टेस्ट करा लें। मेरी फैमिली और स्टाफ डबल वैक्सीनेटेड है, उनमें से किसी को भी कोरोना के लक्षण नहीं हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं ठीक फील कर रही हूं और बहुत ही जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगी। इसके अलावा संजय कपूर ने महीप कपूर के कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट आने की पुष्टि कर दी है, क्योंकि महीप भी पार्टी में शामिल थी। संजय ने कहा है कि उन्होंने और उनके बच्चों ने भी कोरोना टेस्ट कराया, मगर उन सबका नेगेटिव आया है। कई संस्थानों का ऐसा भी मानना है कि साल 2022 की शुरुआत में भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसे लेकर बहुत जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। लेकिन इसे लेकर अभी काफी असावधानी बरती जा रही है। हम देख भी रहे हैं, करीना, महीप, सीमा खान, ये तमाम इन लोगों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मलाइका अरोड़ा और करिश्मा कपूर का टेस्ट भी हुआ है क्या, ये एक सवाल है। दोनों के टेस्ट कब होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि करण जौहर ने अपना टेस्ट तो कराया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। करण इन दिनों नया शो हुनरबाज जज कर रहे हैं और नए शो में नए लोगों के कांटेक्ट में आने के साथ खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। अब देखना यह होगा कि कोरोना पर बाकी के सिलेब्स की आगे क्या रिपोर्ट आती है। यानी कुल मिलाकर लगातार जो कहा जा रहा है वो ये कि कोरोना की जो तीसरी लहर की संभावना जताई गई हैं, उनको बहुत लाइटली आप न लें, बहुत सावधानी बरतें। खास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है, इसीलिए गेट टुगेदर से जितना हो सके बचें। और जो ओमिक्रॉन है, उस वेरिएंट के बारे में कहा यह जा रहा है कि बहुत कंटेजियस है और उसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए कई बार पता करना भी बड़ा मुश्किल है। ध्यान देना इसीलिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब अगली खबर की ओर हम रुक कर हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि एक प्रदर्शनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। किस तरीके से तमाम हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है, उसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली में 1971 के ऐतिहासिक युद्ध में जो इस्तेमाल किए गए थे हथियार और वॉर मेमोरियल की प्रदर्शनी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है। दरअसल ये आयोजन हुआ है 1971 में भारत की हुई ऐतिहासिक जीत और भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के 50 साल पूरे होने पर। ऐसा पहली बार हुआ है कि 1971 में इस्तेमाल किए गए सभी हथियार, वॉरशिप, एयरक्राफ्ट, वॉर टैंक्स, 1971 के युद्ध के सभी जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में डिस्प्ले की गई हैं। प्रदर्शनी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इंडियन नेवी पवेलियन, दूसरा है इंडियन एयरफोर्स पवेलियन और तीसरा है इंडियन आर्मी पवेलियन। इन सभी पवेलियंस में सेना के शौर्य को भी दिखाया गया है। यहाँ की हर चीज बताती है कि किस तरह भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तान को धूल चटाई और भारत को विजय प्राप्त करने में एक अहम भूमिका निभाई। इंडियन एयरफोर्स पवेलियन में सभी तरह के एयरक्राफ्ट और फाइटर प्लेन्स को रखा गया है। कुछ फाइटर प्लेन्स का प्रतीकात्मक चित्रण भी किया गया है, तो कई 1971 में इस्तेमाल किए गए असली फाइटर प्लेन्स को भी रखा गया है। थार रेगिस्तान में लोंगेवाल की लड़ाई 5 और 6 दिसंबर 1971 को लड़ी गई थी। इंडियन नेवी पवेलियन में 1971 में इस्तेमाल की गई वॉरशिप भी यहां पर लगाई गई है। 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट में नौसेना ने कराची स्थित पाकिस्तान नौसेना हेडक्वार्टर पर पहला हमला बोला था। एमिनिशन सप्लाई शिप समेत कई जहाज नेस्तनाबूद कर दिए थे। इस दौरान पाकिस्तान के कई ऑयल टैंकर्स को भी तबाह किया गया था। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया था और इस प्रदर्शनी में उसी ऑपरेशन ट्राइडेंट को बखूबी समझाया गया है। इंडियन आर्मी पब्लिक में 1971 में इस्तेमाल किए गए वॉर टैंक्स को और बंदूकों को भी यहां पर रखा गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के वो टैंक्स भी यहां पर रखे गए हैं जो भारतीय सेना ने या तो नेस्तनाबूद कर दिए थे या फिर उन पर कब्जा कर लिया था। तो कुल मिलाकर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने घुटने टेककर आत्मसमर्पण किया था। उसी
प्रदर्शनी को यहाँ पर लगाया गया है। तीनों पवेलियंस बनाए गए हैं और ढेर सारी जो वॉर से जुड़ी हुई चीजें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की, क्योंकि इसे लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जो आपस की रार है वो बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। अंदर जितनी खींचतान चल रही थी उससे ज्यादा अभी खींचतान बाहर निकल कर नजर आने लगी है। इसे लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं, लेकिन क्या खास होने जा रहा है, क्या होगा इंडियन टीम का, इसके बारे में भी लोग लगातार कयास लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कैसी होगी वनडे टीम, इसी लेकर सवाल है। कोहली बाहर है, रोहित पर सस्पेंस अभी भी है, कौन टीम को संभालेगा ये साफ नहीं हो पाया है। खासतौर से कमान किसके हाथ में होगी। तो कोरोना संकट के बीच भारत का साउथ अफ्रीका दौरा संकट से घिरता हुआ कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नजर आ रहा है। पहले ओमिक्रॉन ने लगातार परेशान किया, दौरे को छोटा करना पड़ा। उसके बाद लगातार खिलाड़ियों की सीरीज से बाहर होने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रोहित शर्मा चोटिल होने की वजह से सीरीज से बाहर हुए, वहीं विराट कोहली ने वनडे सीरीज में अपना नाम वापस लिया है। ऐसे में अब सस्पेंस ये है कि क्या रोहित शर्मा वनडे सीरीज तक फिट हो जाएंगे। जानकारी यह है कि रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग खिंच चुकी है, जिसके बाद 3 हफ्ते का आराम उन्हें करने को कहा गया है। वनडे सीरीज 19 जनवरी से शुरू होगी। बीसीसीआई ने कहा है कि रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज से बाहर हुए हैं और उनकी जगह प्रियंक पंचाल को टीम में शामिल किया जाएगा। बता दें ये भी कि अभी तक साउथ अफ्रीका के दौरे पर होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान भी नहीं किया गया। बस ये जानकारी दी गई है कि वनडे टीम के कप्तान अब रोहित शर्मा होंगे। हालांकि रोहित शर्मा 3 हफ्तों में अगर फिट हो जाते हैं तो संभाल सकते हैं टीम की कमान, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीसीसीआई को एक और नए कप्तान की तलाश करनी होगी। अभी तक वनडे टीम में उप कप्तान रोहित शर्मा थे, लेकिन अब वो कप्तान बन गए हैं। ऐसे में उप कप्तान की जगह खाली है। भविष्य को देखते हुए टीम को नए उप कप्तान की भी जरूरत है। ऐसे में 3 नामों की रेस कही जा रही है, जिसमें केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं और ऋषभ पंत हैं। आपको यह भी बता दें कि तीनों ही खिलाड़ी आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं, तीनों ही सफल भी माने जाते हैं। ऐसे में भविष्य के खिलाड़ी के तौर पर देखते हुए इन तीनों को तैयार किया जा सकता है। अगर रोहित शर्मा भी वनडे सीरीज में उपलब्ध नहीं होंगे तो इनमें से किसी एक को साउथ अफ्रीका सीरीज की कमान दी जाएगी। केएल राहुल का नाम हालांकि सबसे आगे बताया जा रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो T20 सीरीज में उप कप्तान थे। और अब हम एक और अच्छी सी स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। एक महिला के साहस की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस महिला ने बताया कि इसका पति काम नहीं करता था और मजबूरी में परेशान होकर घर की तमाम हालातों को देखते हुए, घर के तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस महिला ने टैक्सी ड्राइवर होना चुना। इसके बाद एक लंबी कहानी शुरू हुई और अब हर आदमी इस महिला के हौसले को सलाम कर रहा है। आपको बता दें कि कई रिश्तों को निभाने के लिए खुद को साबित करना मुश्किल हालातों का सामना भी कई बार करना पड़ता है। महिलाएं कई बार इसकी मिसाल बन जाती हैं। एक महिला की जो कहानी हम आपको बता रहे हैं, उसने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए झांसी की सड़कों पर टैक्सी चलाना शुरू किया था। इनका नाम है अनीता चौधरी। अनीता बुंदेलखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर हैं। झांसी के डीआईजी जोगेंद्र सिंह ने उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। तालपुरा में वो रहती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 36 साल और अनीता चौधरी के साहस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अनीता चौधरी ने बताया कि 1999 में उनकी शादी हुई थी। पति कोई काम ही नहीं करते, इसीलिए परेशान होकर उन्हें आगे आना पड़ा और खुद काम करना शुरू करना पड़ा। अनीता का कहना यह भी है कि शादी के बाद वो काम करने के लिए घर से बाहर निकली तो समाज की परवाह न करते हुए ईमानदारी और लगन के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। डिस्पोजेबल फैक्ट्री में पहले उन्होंने काम किया। करीब 10 साल तक वहां काम करती रही। सुपरवाइजर से वहां पर कहासुनी हो गई तो उन्होंने प्रण लिया कि वो खुद का काम करेंगी, अब किसी के साथ काम नहीं करेंगी। अनीता ने झांसी सड़कों पर टैक्सी चलाने की ठानी और किसी की परवाह न करते हुए एक सीएनजी टैक्सी फाइनेंस कराकर खुद ही टैक्सी चलाने का काम शुरू किया। हालांकि लोगों ने इसका विरोध तो किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज उनका कहना है कि टैक्सी चलाकर वो बड़ी खुश हैं। इस काम से उन्हें खुशी मिलती है। शाम को 700 से 800 रुपए वो कमा लेती हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करती हैं। उन्होंने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं, इसलिए जरूरी है कि वो पैसे कमाएं।
अनीता का कहना है कि घर की परेशानी की वजह से मैंने ऑटो फाइनेंस कराकर चलाना शुरू किया। लोगों ने बहुत ज्यादा ताने मारे और घर आकर मैं बड़ा रोया करती थी, लेकिन मैंने किसी को अपने आंसू नहीं दिखाए क्योंकि मेरे बच्चे बड़े छोटे थे। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। अब मैं बाकी की महिलाओं को कहती हूँ कि अपने आप को साबित करके दिखाएं, कभी भी कम न समझें। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने मेरी बड़ी मदद की और हमेशा मदद की। शादियों का सीजन है और हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से दुल्हनों की एंट्री हो रही है। खास तौर से हम कई सारे वीडियोस वायरल होते हुए भी देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक दुल्हन खुद स्कूटी पर सवार होकर अपने दूल्हे को पीछे बिठाकर पंडाल में पहुंचे? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आपको बता दें कि एक दुल्हन स्कूटी से पहुंची है अपनी शादी की जगह पर, और इतना ही नहीं, दूल्हा भी इस स्कूटी पर पीछे बैठा हुआ नजर आ सकता है। देखिए जरा आप भी। फिरोजाबाद की ये तस्वीरें हैं। एंट्री देखकर आपने तो ताजुब किया ही होगा। तमाम जो बाराती वहां पर पहुंचे हुए थे वो भी देखने लगे, तालियां बजाने लगे। रामपुर गांव में जयमाल स्थल पर गांव के लोग, रिश्तेदार दुल्हन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्कूटी पर धमाकेदार एंट्री हुई उसके बाद इस दुल्हन की, और देखकर सभी चौंक गए। खुद दुल्हन अपने दूल्हे को बिठाकर स्कूटी चलाकर पहुंची जयमाला स्टेज तक। दुल्हन के पहुंचते ही ग्रामीण रिश्तेदारों ने ताली बजाई, पुष्प वर्षा की। बताया जा रहा है कि राम बहादुर उर्फ पप्पू के पुत्र राहुल की शादी दिल्ली के शाहदरा निवासी अभिलाषा राम की पुत्री काजल के साथ तय हुई है। यानी दुल्हन का नाम है काजल। राहुल और काजल आपस में पहले से परिचित थे। काजल रविवार की शाम अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ रामपुर निवासी अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंची और वहीं से 100 मीटर की दूरी पर दुल्हन काजल अपने दूल्हे को बिठाकर खुद स्कूटी चलाकर जयमाला स्टेज तक पहुंच गई। फूल बरसाए गए, ताली बजाई गई, सभी ने उसका स्वागत किया। आपको बता दें कि दोनों की लव मैरिज है, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। तमाम पड़ोसी, तमाम रिश्तेदार यहां शादी में इकट्ठा हुए थे। 100 मीटर की दूरी पर पहुंचने से पहले काजल ने स्कूटी उठाई और अपने पति को पीछे बिठाकर जयमाला पंडाल तक वो स्कूटी से ही पहुंची। लोगों ने काफी उसकी प्रशंसा की है, लोगों ने तारीफें की हैं। उन्होंने कहा है कि ये सच में शादी यादगार बन गई है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बेशकीमती हीरे की, और उस बेशकीमती हीरे का नाम है हरनाज। बिल्कुल सही सुना आपने। हरनाज ने पूरी दुनिया के सामने देश का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। और आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स उन्हें चुना गया है। उन्होंने जो ताज पहना हुआ था उसकी क्या कीमत है, इसके बारे में लोग खूब बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही चमचमाता हुआ, हीरों से जड़ा हुआ वो क्राउन, जिसके बारे में हमेशा से हर किसी विश्व सुंदरी का सपना रहता है उसे पहन लेना। कहा यह जा रहा है कि 1170 हीरे उसमें जड़े हुए थे और उस ताज की कीमत है 37 करोड़ रुपए। अच्छा, ये भी हम आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स बनने के बाद क्या क्या चीजें मिलती हैं। आपको बता दें कि दुनिया को अपनी मिस यूनिवर्स 2021 मिल चुकी है। सौंदर्य प्रतियोगिता के इस प्रतिष्ठित खिताब को भारत ने एक बार फिर से अपने नाम किया है। हरनाज कौर संधू बनी है इसकी विजेता। इजराइल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और ऐलान हुआ। उसके बाद जो 2020 की मिस यूनिवर्स हैं एंड्रिया मेजा, उन्होंने हरनाज के सिर पर हीरे का खूबसूरत ताज जो क्राउन है वो सजा दिया। मिस यूनिवर्स खिताब कौन जीतेगा, इसकी उत्सुकता में लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि ताज की कीमत क्या होगी, कितने पैसे मिलते होंगे और क्या क्या इन विश्व सुंदरियों को मिलता है जब ये प्रतियोगिताएं जीतती हैं। तो हम आपको जवाब दे देते हैं। 2019 में मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने नए ज्वेलर बताया था और आपको बता दें कि पावर ऑफ यूनिटी क्राउन तैयार करवाया था। 2019 में साउथ अफ्रीका की एंड्रिया मेजा को अब मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने अब तक का सबसे महंगा ताज पहनाया है। इसकी कीमत बताई जा रही है $5 मिलियन, जो कि भारत की करेंसी के हिसाब से आपको बता दें कि लगभग 37 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस ताज को 18 कैरेट गोल्ड और 1770 डायमंड्स, सेंटर पीस में शील्ड कट गोल्डन कैनरी डायमंड का वजन है 62 कैरेट, उससे तैयार किया गया है। ताज में पंक्तियां, पत्ती, पंखुड़ी,
तमाम इस तरह के डिजाइन आपको नजर आएंगे और 7 महाद्वीपों के समुदायों को ये तमाम चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन कभी भी मिस यूनिवर्स का प्राइज मनी नहीं बताती, पर बताया यह गया है कि यह इनाम भी लाखों रुपए होता है। इसी के साथ मिस यूनिवर्स को न्यूयॉर्क स्थित मिस यूनिवर्स अपार्टमेंट में 1 साल रहने की खुली इजाजत होती है। यह अपार्टमेंट उन्हें मिस यूएसए के साथ शेयर करना होता है। 1 साल के अंतराल में मिस यूनिवर्स के लिए यहाँ सभी चीजों की सुविधा दी जाती है, ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ। इसके अलावा मिस यूनिवर्स को असिस्टेंट और मेकअप आर्टिस्ट की भी एक टीम दी जाती है और 1 साल तक हेयर प्रोडक्ट्स, शूज, कपड़े, ज्वेलरी, स्किन केयर, ये तमाम चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। उन्हें मॉडलिंग के मौका देने के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए बेस्ट फोटोग्राफर्स दिए जाते हैं। उन्हें प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डेंटल सर्विस दी जाती है। एक्सक्लूसिव इवेंट्स, पार्टीज, प्रीमियर, स्क्रीनिंग, कास्टिंग में एंट्री, ट्रैवलिंग प्रिविलेज, होटल में खाने और रहने का पूरा खर्चा, ये तमाम चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। पूरी दुनिया दोबारा से घूमने का उन्हें मौका मिलता है। मिस यूनिवर्स को ये लग्जरी तो मिलती है, पर साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर होती हैं। उन्हें इवेंट्स, पार्टीज, चैरिटी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की बतौर चीफ एम्बेसडर जाना पड़ता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक दुर्लभ मछली के बारे में। आपको बता दें कि ये मछली जब नजर आई तो कई सारे लोग हैरान रह गए, हालांकि इसकी तस्वीरें दिखा दी गई हैं। कहा यह जा रहा है कि ये बहुत ही दुर्लभ मछली है जो आसानी से देखने को नहीं मिलती है। हरे रंग का बल्ब जैसी आंख इस मछली की नजर आई है और समुद्र के भीतर जब इस मछली को देखा गया तो हर कोई हैरान रह गया। दुनिया में बहुत सारे विचित्र जीव हैं, सबसे ज्यादा कहा जाता है कि समुद्र के भीतर देखे जाते हैं। एक जो मछली मिली है उसके माथे पर एक ऐसी चीज नजर आ रही है जो आंख जैसी है और हरे रंग की है। और हैरानी की बात यह है कि इस मछली की आंख उसके माथे से बाहर झांकती हुई नजर आती है। ध्यान से देखिए, इस विचित्र जीव का नाम है बेरेलाई फिश। ये बेहद दुर्लभ है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि कहीं नजर आए। अभी तक इसे सिर्फ 9 बार देखा गया है, ऐसा दावा किया गया है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। आखिरी बार 9 दिसंबर 2021 को दिखाई दी थी। हफ्ते में MBARI ने रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से जब मॉन्टेरे बे यानी कि खाड़ी में पहुंचकर गोता लगाया तो वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि स्क्रीन पर एक ऐसी मछली नजर आई जो बहुत ज्यादा दुर्लभ मानी जाती है। ये मछली करीब 2132 फीट की गहराई में गोते लगाती हुई नजर आई। माथे पर हरे रंग की आंख लिए वही मछली है जिसके बारे में बहुत ज्यादा उत्सुकता सब में रहती है। प्रशांत महासागर के भीतर सबसे गहरे सबमरीन कैन्यन ने इसको देखा। साइंटिस्ट थॉमस नॉल्स ने कहा है कि पहले तो बेरेलाई फिश आकार में बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे समझ आया कि दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक को अपनी आंख के सामने मैं देख पा रहा हूं और कुछ और ये हो ही नहीं सकता। जीवों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को ये जीवन में एक ही बार देखने को मिली है। उन्होंने कहा है कि रोशनी जब मछली के ऊपर पड़ी तो सामने हरे रंग की आंख नजर आई और मछली बड़े मजे से गोते लगा रही थी। तो उन्होंने कहा कि सालों साल से मैं लगातार जीवों पर ही रिसर्च कर रहा हूं, लगातार समंदर के अंदर सबमरीन में गोते लगा रहा हूं, नए नए जीवों के बारे में अध्ययन कर रहा हूं, लेकिन मैंने भी अपने जीवन में अभी तक सिर्फ एक ही बार इस बेरेलाई फिश को देखा है और ये बड़ी ही खूबसूरत थी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।